ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं हमारे टेस्ट? टेस्ट चल रहे हैं और हम लोग सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। आज जो हमारा टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 3, उस टेस्ट नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। और हर टेस्ट के अंदर हमारे पास में 20 सवाल आ रहे हैं। 20 सवालों को हम लोग करते करते जितने और ज्यादा सवाल बना सकते हैं इससे रिलेटेड, वो भी देखेंगे। साथ में हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस को रिवाइज भी करते चलेंगे। तो रिवीजन भी चलता जाएगा और हमारा जो सिलेबस है वो एक बार और कवर हो जाएगा। और दूसरे जितने भी हमारे सवाल बन सकते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, वो भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। और क्वेश्चंस और आंसर हैं उनको भी फटाफट देख लेते हैं। और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां पे बहुत सारे सवालों को एक साथ देखते चलेंगे। ओके, जैसे आप सभी जानते हो कि हम जो भी एग्जाम है या आने वाले एग्जाम है उन सभी के लिए आपको यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज करवाते हैं। मैं आपको मैथ्स कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा है और जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए भी पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो अभी हमारा रनिंग एग्जाम है आरपीएससी ईओआरओ, जो आरपीएससी ईओआरओ है उस एग्जाम के लिए भी हम आपको यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट कोर्स फ्री पढ़ाया है। यानी आपके लिए कोर्स भी अवेलेबल है और उससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारी कंटेंट की पीडीएफ्स, क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम मैथ्स विद भाटी सर या यूट्यूब या फिर हमारी नंबर्स अकेडमी ऐप पे उपलब्ध है। नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। क्यों करना है डाउनलोड? रीजन ये नहीं है कि वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिलेंगे, रीजन ये है कि वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड फ्री क्विज मिल जाएगी, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स आती है उनकी भी पीडीएफ्स मिल जाएगी। प्लस में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलती है। टेस्ट सीरीज आपके कभी कभी डेली टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है और हो सकता है कभी वीकली टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। इसके अलावा जो हमारा कोर्स होता है उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे टेस्ट फ्री मिलते रहते हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो फ्री कंटेंट के साथ भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल पेड कंटेंट से ही हमारे साथ सिलेक्शन ले सकते हैं, पेड कंटेंट की जरूरत भी नहीं रहती। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे साथ यूट्यूब पे पूरा फ्री कोर्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए ध्यान दीजिए। अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे आरपीएससी ईओआरओ इस बार क्रैक करना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे ईओ में सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो ईओ में सिलेक्शन लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या मेहनत करनी पड़ेगी? जैसे हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज इसके अंदर 121 टेस्ट है, ये बेहतरीन टेस्ट है। इसमें आपके सभी टाइप्स के टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको अगर यहाँ बताऊं तो इसके अंदर क्या होगा, जो टेस्ट में हमारे 121 टेस्ट में हम ये बोल सकते हैं कि वीडियो आपका सोल्यूशन मिल रहा है, प्लस मेंटरशिप रहती है आरएस और ईओ के द्वारा। और यहाँ पे क्या है, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों है, पार्ट ए भी है प्लस पार्ट बी भी है। पार्ट ए में क्या है, चैप्टर वाइज भी है प्लस प्रीवियस ईयर के भी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज में क्या होता है, चैप्टर वाइज हो जाएंगे, फिर आपके PYQS के टेस्ट हो जाएंगे, फिर फुल टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे क्या, यूट्यूब के ऊपर हमने पूरा कोर्स फ्री करा दिया और प्लस में नगरपालिका अधिनियम के द्विभाषी नोट्स आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर फ्री मिलेंगे। नगरपालिका अधिनियम के नोट्स भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रहे हैं। द्विभाषी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा आपके। तो यहाँ पे 2 डेमो टेस्ट भी है। इसके अलावा आप चाहते हो नहीं सर हमें तो है ना ज्योग्राफी और पॉलिटी का स्पेशल कोर्स भी ज्वाइन करना है, ये कोर्स इसलिए निकाला था कि हमने यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट फ्री करा रखा है। यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब पे फ्री है, लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए स्पेशल कोर्स भी लगाया ताकि हम इस सिस्टम को रन करा सके। इसके साथ ही अगर पॉलिटी लेना चाहते हो या फिर आप ज्योग्राफी स्पेशल लेना चाहते हो तो ये 299 या 399 जो भी आपकी ऑफर फीस रहती है उसके अकॉर्डिंग ये फीस रहती है। लेकिन पार्ट ए के नोट्स भी अवेलेबल है। पार्ट ए के नोट्स आपको 51 रुपीज में मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि हमने जब यूट्यूब पे आपको पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया तो वहां पे स्टूडेंट्स लिख नहीं पा रहा है, वो बोल रहा है सर मैं इतने नोट्स लिखूं कैसे, तो हमने उसको पीडीएफ में ई बुक प्रोवाइड करा। और पार्ट बी की हमारी बुक आती है 160 रुपये या 150 रुपीज की मार्केट के अंदर, ये बुक्स भी आप ले सकते हो। अब देखिए कि हसोट हस्तलिखित क्लास नोट्स है ये पूरे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप या तो फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक पार्ट बी की भी एक टेस्ट सीरीज है हमारे पास। पार्ट बी की 399 रुपीज में 50 प्लस टेस्ट है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका टारगेट है तो आप यूट्यूब के ऊपर पूरा फ्री कोर्स कीजिए। जैसे हम आपके लिए अभी रिविजन सीरीज भी चला रखी है, जो अभी आपको डेली सेशंस मिल रहे हैं, पूरे जो कोर्सेज है उनके चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, उसमें आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कीजिए। ये तो बात होगी बेसिकली। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स महंगे महंगे या हम बोल सकते हैं कोर्सेज ले लेते हैं, वहाँ कंटेंट इतना बेहतरीन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे पढ़ाने का मतलब यूँ नहीं है कि हमने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा है तो उसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें।
उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए जानकारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। चलो करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सेशन रहेगा, उस सेशन के अंदर जो हमारे टेस्ट में सवाल हुए हैं, टेस्ट में सवालों को हम लोग देखेंगे। अब हमारा जो सबसे पहला सवाल है वह यह है, हाउ मेनी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शैल बी नॉमिनेटेड एज मेंबर इन म्युनिसिपल काउंसिल। नगर परिषद में सदस्य के रूप में कितने दिव्यांग व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। यानी सवाल ये रहा कि कितने दिव्यांग व्यक्तियों को नगर परिषद के अंदर दिव्यांग व्यक्ति मनोनीत किए जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है 8, 1, 6 और 2। यहाँ पे हम लोगों को इसको देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है 1, यानी ऑप्शन 1। इसका ये जो प्रावधान है ये जोड़ा गया था 2021 के अंदर। 2021 में हमारा जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसमें बदलाव किया गया, संशोधन किया गया और उसके अंदर प्रावधान किए गए कि हमारी जो नगर निगम है, नगर निगम के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। नगर निगम में यहां पे लिख देता हूं, नगर निगम के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। नगर निगम, अब जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे उनमें से एक दिव्यांग होगा, यानी +1। दूसरा है नगर परिषद। नगर परिषद के अंदर भी एक को मनोनीत किया जाएगा। पहले तो आपको बताना है कि ये जो दिव्यांग व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा म्युनिसिपालिटी में, वो कौन से सेक्शन के अंदर, कौन सी धारा में बात बताई गई है, उसका आंसर दो आप तब तक। तो नगर परिषद में किए जाते हैं 7+1, यानी 6, 8, 12, 1। तो एक सदस्य यहां पे रहेगा हमारा दिव्यांग और दूसरा रहेगा नगरपालिक बोर्ड। नगरपालिक बोर्ड, जो नगरपालिक बोर्ड होता है उसके अंदर भी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो होते हैं 6, यानी 6, 8, 12। तो एक सदस्य उसमें हर हाल के अंदर दिव्यांग होना ही चाहिए। ये जो प्रोविजन है ये कौन सी धारा में है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ओके, अब देखो इसमें ये देख लिया हम लोगों ने। तो 2021 के अंदर राजस्थान सरकार ने ये परिवर्तन किया। पहले क्या प्रोविजन था कि जो नगर पालिक बोर्ड होता है वहां पे 4 सदस्य मनोनीत होते थे, नगर परिषद में 5 होते थे, नगर निगम में 6 होते थे। वहां पे दिव्यांग व्यक्ति के मनोनयन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं था। 2021 में यह प्रोविजन किया गया और राजस्थान भारत का पहला राज्य था जहां पे यह प्रोविजन किया गया था कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को नगर पालिकाओं के अंदर मनोनीत सदस्य मनोनीत किया जाएगा। वेरी गुड। धारा 6 के अंदर यह प्रावधान किया गया है। अब क्या होता है, ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनको राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। ये मीटिंग में भाग लेते हैं लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता। राज्य सरकार को अगर ये जचते नहीं है तो राज्य सरकार इनको कभी भी हटा सकती है। और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनमें जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको भी राज्य सरकार हटा सकती है। एक तो बात ये होगी कि एक सदस्य नगर परिषद में, एक सदस्य नगर पालिक बोर्ड में और एक सदस्य नगर निगम के अंदर मनोनीत सदस्य होगा। भारत के अंदर एक ऐसा राज्य भी है जिस राज्य ने दिव्यांग मंत्रालय बनाया है, यानी दिव्यांग विभाग बनाया है। तो दिव्यांग डिपार्टमेंट कौन से राज्य ने बनाया है यह आप लोगों को बताना है। ओके, तो पहला सवाल हमारा होता है कंप्लीट। फिर आता है नेक्स्ट वन, राइट में संयुग। तो जब भी इस टाइप के से हमारे पास में सवाल आते हैं तो वहां पे हम लोगों को देखना है कि पहले पूछा क्या है, उस पर ध्यान देना होता है। तो हम लोगों से पूछा राइट मैच, किस कौन कौन सा राइट मैच है, किस सही युगम कौन सा रहेगा, तो उसी पे ध्यान रहना चाहिए हमारा। फिर हम लोग देखते हैं साथ में लिखा, एक तरफ तो लिख रही है धाराएं, दूसरी शब्द लिख रखा है उस धाराओं से रिलेटेड प्रोविजन, यानी कि प्रोविजन लिख रखे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है मेकिंग फास्ट डिक्लेरेशन, मिथ्या घोषणा करता। इसके सामने लिख रखा है धारा 13। फिर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका का निगमन, उसके सामने धारा 3। डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स, वार्डों की अवधारणा सेक्शन 9। म्युनिसिपल गवर्नमेंट टू वेस्ट इन म्युनिसिपैलिटी सेक्शन 8। इसका जो सही आंसर रहेगा नगर पालिक शासन का नगर पालिका में नीत होना, वो है धारा 8 के अंदर। तो सही आंसर है इसका डी। अब देखते हैं डी ये कैसे सही रहा। देखो सबसे पहले मेकिंग फास्ट डिक्लेरेशन, मिथ्या घोषणा करना, यह होता है धारा 15 के अंदर, सेक्शन 15 के अंदर दे रखा है।
अब जो सेक्शन 15 होता है उसका जो संबंध है वह है किसी भी निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति के नाम जोड़ने से संबंधित, यानी प्रिपरेशन, रिवीजन और करेक्शन होता है किसी भी निर्वाचक नामावली का, यानी निर्वाचक नामावली को तैयार करने संबंधी, उसके पुनरीक्षण संबंधी या उसके जो भी करेक्शन है उसमें आप लोग करेक्शन करना, उससे रिलेटेड कोई भी बदलाव किया जा रहा है उस दौरान हम लोगों के द्वारा किसी प्रविष्टि को शामिल करने या बाहर करने संबंधी किसी भी एंट्री को एंटर करने या एग्जिस्ट करने से संबंधित कोई मिथ्या घोषणा की है तो हम लोगों के जो प्रावधान किया गया है वो धारा 15 में है। तो आप लोग बताओ जी धारा 15 के अंदर जुर्माना कितना रहता है, कितने साल तक की हमारे को सजा हो सकती है। अब धारा 15 का संबंध जो है वो है निर्वाचक नामावली में शामिल होने से, यानी इलेक्टोरल रोल में शामिल होने से संबंधित हमारा संबंध है, निर्वाचक नामावली में शामिल होने से संबंधित है। वहां पे हम लोग पीआरसी, प्रिपरेशन, रिवीजन और करेक्शन में किसी एंट्री को शामिल करने या बाहर करने रिलेटेड कोई मिथ्या घोषणा करते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति, तो उसको सजा मिलेगी 1 वर्ष तक की और 2,000 रुपए से लेके 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ये मिथ्या घोषणा है धारा 15 में, तो पहली बात गलत थी क्योंकि धारा 13 है, फिर ये पता होना चाहिए धारा 13 में क्या है। तो धारा 13 में प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, निर्वाचक नामावली को तैयार करना, और निर्वाचक नामावली को तैयार करने, प्रिपरेशन, रिवीजन, करेक्शन, इससे रिलेटेड जिस अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है उसको कहा जाता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये राज्य सरकार का अधिकारी होता है जिसका अपॉइंटमेंट धारा 13 में किया जाता है। फिर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका का निगमन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी है वो होता है धारा 5 के अंदर। तो नगर पालिका का निगमन जो किया जाता है वो रहता है धारा 5 में। तो नगर पालिका का निगमन हम लोगों ने कर दिया धारा 5 में। अब नगर निगमन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अब जो नगर पालिका है वो एक तरह से कंपनी के रूप में बना दी गई है, और कोई भी निकाय होता है अगर उसको हम लोग निगमित निकाय कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं धारा 5 में, तो इसका यह मतलब रहेगा कि एक तो जो नगर पालिका रहेगी, इस नगर पालिका का जो उत्तराधिकार है वह शाश्वत उत्तराधिकार रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। इसका यह मतलब होता है कि नगर पालिका चाहे खत्म हो जाओ, लेकिन नगर पालिका के जितने भी दायित्व हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते। नगर पालिका जब थी तो उसके जितने दायित्व थे, और नगर पालिका खत्म हो गई तो उसके जो अधिकार थे वो कभी भी खत्म नहीं होते। यानी पहले अगर नगर पालिका जिसमें पैसा मांगती थी, अब वो नगर पालिका चाहे नहीं रही तो भी वो पैसा मांगती रहेगी। पहले नगर पालिका में कोई पैसा मांगता था, अब वो नगर पालिका नहीं रही तो भी पैसा मांगते ही रहेंगे, उसको कहा जाता है शाश्वत उत्तराधिकार। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये रहेगा नगर पालिका एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी या निगमित निकाय। इसका कहने का मतलब ये लीगल आइडेंटिटी होगी, एक वैदिक संस्था होगी जिस पर कोई केस कर सकता है और इस पर भी कोई केस कर सकता है। ये सारे प्रावधान हैं वो हैं धारा 5 के अंदर। तो यहां पे धारा 3 दे रखी है। धारा 3 का जो संबंध है ये हम लोगों को पता ही है, परिसीमन नगर पालिकाओं का, डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी ये भी गलत था। तो ये बताओ नगर पालिकाओं का जो परिसीमन होता है ये कौन करता है, उसका नाम बताना आप लोगों को। फिर देखो डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स, वार्डों का अवधारण धारा 9 में बता रखा है। धारा 9 के अंदर है डिवीजन इनटू वार्ड्स, वार्डों में विभाजन करना। और वार्डों का जो अवधारण होता है, अवधारण का मतलब कौन सी सीटें रिजर्व रहेगी, क्या जियोग्राफिकल कॉम्पैक्ट इलाका रहेगा, कहां से हम लोग इनको मापना स्टार्ट करेंगे, ये सब बातें रहती है धारा 10 के अंदर। तो वार्डों का अवधारण तो आता है धारा 10 में, और धारा 9 के अंदर क्या रहेगा तो हम लोग कह देंगे धारा 9 में वार्डों में विभाजन राज्य सरकार करती है। ओके, फिर बात आई म्युनिसिपल गवर्नमेंट टू वेस्ट इन म्युनिसिपैलिटी, धारा 8, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, ये बात है धारा 8 के अंदर। इसका ये मतलब रहेगा कि जो भी नगर पालिकाओं के द्वारा शासन किया जाता है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे वो नगर पालिक बोर्ड हो, उनका जो शासन रहेगा वो उसी नगर पालिका में निहित रहेगा। यानी इनके पास में अपने नियम कायदे बनाने के अधिकार रहेंगे, ये शासन खुद चला सकती है, लेकिन किसके माध्यम से चलाएगी, तो वहां पे जवाब रहेगा ये जो अपना शासन होता है ये चलाती है
चेयरमैन, चेयरपर्सन, अध्यक्ष के माध्यम से अपना शासन चलाती है। तो इसका सही आंसर है डी, ये सही आंसर रहेगा। तो हम लोगों का ये रिवीजन भी साथ में चल रहा है, ये सही तरीका है कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में सोल्व करते चलेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उनको देखते चलेंगे, तो हम लोगों का एक बार इसमें रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे तो देखो एक सवाल में खूब सारे सवाल बनेंगे और हमारा जो सवाल है उसे गलत होने के चांसेस घटते जाएंगे, ठीक है। और तभी फिर 40 में से 40 पॉसिबल हो पाएगा और 40 में से 40 ही हमारे को नंबर लेने, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। दान में देके भी नहीं आएंगे एक, हम लोग बाद में अफसर बन जाएंगे उसके बाद में बहुत सारा दान दे देंगे, लेकिन नंबर दान में देके नहीं आएंगे हम लोग। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर डन बाय, नगर पालिकाओं का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है राज्य सरकार, चौथा है मुख्य सचिव। तो सही आंसर है राज्य सरकार। बात आई डिलिमिटेशन, परिसीमन होता क्या है, ये धारा 3 में बता रखा है। ये जो भी सवाल रहेगा ये है धारा 3 का, यानी सेक्शन 3 में बता रखा है। और नगर परिसीमन का एक तो सीमा देखो इसमें, डिलिमिटेशन यानी उसको एक निश्चित दायरा तय करना, उसको एक नाम देना। जो राज्य सरकार है वो किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, नगर पालिका में शामिल कर सकती है, नगर पालिका से बाहर कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी लोकल एरिया म्युनिसिपैलिटी, कैन एक्सक्लूड एनी लोकल एरिया इन म्युनिसिपैलिटी, कैन इंक्लूड एनी लोकल एरिया इन म्युनिसिपैलिटी। इसके अलावा नगर पालिका को सीज कर सकती है राज्य सरकार, दो नगर पालिकाओं को मिला के एक नगर पालिका बना सकती है, अल्टरेशन कर सकती है, एक नगर पालिका के दो टुकड़े कर सकती है राज्य सरकार, तो स्प्लिटिंग से, और दो को मिला के एक करेगी अमालगमेशन से। ये सारे अधिकार होते हैं राज्य सरकार के पास में। और इस प्रकार से किसी भी नगर पालिका को बांटा जाता है उसको कहा जाता है नगर पालिका का परिसीमन। कि नगर पालिका एक पर्टिकुलर इलाका होगा, उसमें जो वार्ड वगैरह आते हैं वो परिसीमन में नहीं आ रहे, परिसीमन में घोषित करना, और उसके जो भी अधिकार रहेंगे कि वहां पे अध्यक्ष कौन रहेगा, उपाध्यक्ष कौन रहेगा। अगर गांव है, गांव को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया नगर पालिका, तो अब वो गांव गांव नहीं रहेगा, गांव की बजाय अब वो बन जाएगा नगर पालिका। और सरपंच साहब हैं, उप सरपंच साहब हैं, वार्ड पंच हैं, वो बन जाएंगे यहाँ पे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और हमारे मेंबर। अब मान लो दो गांवों को मिला के, तो बड़े वाला गांव रहेगा उसके बन जाएंगे चेयरमैन, बाकी के बन जाएंगे मेंबर। अगर मान लो किसी गांव को हम लोगों ने मिला दिया म्युनिसिपैलिटी में, तो गांव के जितने भी पदाधिकारी हैं ग्राम पंचायत के, वो सारे बन जाएंगे यहाँ पे मेंबर। फिर बात आती है जो संपदाएं रहती है, कि जो ग्राम पंचायत की संपदा थी, दायित्व थे, या उनकी जो भी असेस्ट है वो जिसमें नीत होगी, तो जिसमें जाके वो मिलते हैं उसमें नीत हो जाती है। ये सब बातें रहती है हमारी धारा 3 के अंदर, उसमें होता है परिसीमन। ओके, फिर आओ नेक्स्ट। तो परिसीमन कर दिया, अब क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। अब राज्यपाल क्या करता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं कि जो धारा 5 है, धारा 5 में उद्योग क्षेत्रों का डिक्लेरेशन किया जाता है, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। धारा 5 में राज्यपाल का रोल चालू होता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर करते हैं राज्यपाल, और किसी भी आबादी क्षेत्र में अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे म्युनिसिपैलिटी नहीं होगी। इसके अलावा धारा 5 के अंदर राज्य सरकार किसी को डेवलपमेंट एरिया भी, अथॉरिटी भी डिक्लेयर कर सकती है, जिनका महत्व होता है हेरिटेज से, कल्चर से, इतिहास से। ओके, अब देखो विधानसभा, इनसे रिलेटेड कानून कायदे विधानसभा बनाएगी, मुख्य सचिव का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। ओके, और राजस्थान के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, आपको उनका नाम बताना है, क्योंकि करंट में मुख्य सचिव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक महिला मुख्य सचिव है। आज दिन तक के राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में केवल 2 ही महिला मुख्य सचिव बने। पहले बने थे 2009 में कुशल सिंह, और उनके बाद में वर्तमान में बने हैं उषा शर्मा। तो 2 ही रहे, दोनों ही मुख्य सचिव के कार्यकाल रहा है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4। एनी प्रॉपर्टी विच इज वेस्टेड इन द म्युनिसिपैलिटी फॉर द डायरेक्शन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ सच प्रॉपर्टी म्युनिसिपैलिटी शैल होल्ड इट इज। ऐसी संपत्ति जो नगर पालिका में नीत हो गई है, उस संपत्ति के निर्देश, प्रबंध और नियंत्रण के लिए उस संपत्ति को नगर पालिका किस रूप में धारित करती है। तो कोई भी संपत्ति रहेगी म्युनिसिपैलिटी उसको न्यासी के रूप में धारित करती है, सिंपली ट्रस्टी के रूप में। ओके, अब क्या होता है, स्वामी के रूप में कभी भी नगर पालिका किसी भी संपत्ति को धारित नहीं करेगी।
स्वामी का ये मतलब होता है कि वहां पे उसका उपभोग खुद के लिए किया जाएगा। और नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों, राज्य सरकारों की हम लोगों ने जो स्थापना की है वो विश्वास के आधार पे करी है। न्यासी का मतलब जैसे न्यास शब्द निकला है, न्यासी निकला है न्यास से। अब हम लोग जब इसकी संधि करते हैं तो निधन आस, आस यानी नी का मतलब निहित होना, किसी में आस निहित होना। आस का मतलब होता है विश्वास, आस का मतलब विश्वास, तो जिसमें विश्वास निहित होना। तो नगर पालिका की जो संपत्ति है उसको नगर पालिका न्यासी के रूप में अगर अपने आप में होल्ड करती है, अपने आप में धारित करती है, तो इसका मतलब रहेगा वो जनता के विश्वास के लिए उस संपत्ति को धारित कर रही है। तो जनता के विश्वास के रूप में जब धारित कर रही है तो उस संपत्ति का उपयोग जनता के भले के लिए किया जाएगा। जनता के भले के लिए किया जाएगा तो कभी भी नगर पालिका का कोई अधिकारी या नगर पालिका का कोई कर्मचारी उसको पर्सनल उपभोग में नहीं लेगा। तो नगर पालिका की गाड़ियां जनता के उपभोग में आएगी, नगर पालिका की संपत्तियां जनता के उपभोग में आएगी जब उसको न्यासी के रूप में धारित करता है। अगर स्वामी के रूप में धारित करता है तो उसका स्वामी करता है चीजों का उपभोग। जैसे मेरे पास में मान लो कोई साइकिल है, तो उस साइकिल का मैं अगर ओनर हूं, स्वामी हूं, तो मैं उसको उपभोग करूंगा। मैं उसका न्यासी हूं तो मैं उसका दूसरों की मानूंगा मैं कि ये जो मेरी साइकिल है किसी ने मुझे विश्वास करके दी है, तो मैं उस तरीके से उसका ध्यान रखूंगा। इसलिए न्यास पे पजेसर कब्जादारी, कब्जादारी हमेशा ही गलत तरीके से किसी चीज का उपभोग करता है। तो नगर पालिका मान लो कब्जेदारी के उपयोग में करेगी तो सारों का यहाँ पे कबाड़ कर देगी ये। तीसरा होता है कस्टडियन, संरक्षण के रूप में। संरक्षक होता है उसके पास में कंप्लीट अधिकार नहीं होते, या तो ओनर के पास में कंप्लीट अधिकारी होते हैं, अधिकार होते हैं, या न्यासी के पास में कंप्लीट अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे सिद्धांत काम करता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो ये बताया जाए कि भारत के वह कौन से क्रांतिकारी व्यक्ति थे या स्वतंत्रता आंदोलन का वो कौन सा बड़ा नाम था जिसने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे काम किया था, न्यासदारिता के सिद्धांत पे काम किया था। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर सेक्शन 4 स्टेट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट 2। धारा 4 के उपबंधों के तहत राज्य सरकार जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के परिवर्तन से छूट दे सकती है। धारा 4 को देखते हैं पहले, उसके बाद में इस क्वेश्चन को पहले बता ही देता हूं आंसर। नगर परिषद, नगर पालिक बोर्ड, नगर निगम, उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब रहेगा नगर पालिक बोर्ड, बी रहेगा। अब यहां पे क्या आ गया कि सवाल आया है धारा 4। तो धारा 4 का मतलब है कई बार क्या होता है कि कुछ मामले होते हैं विच आर अनकंसिस्टेंट विथ पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेशन, देन स्टेट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट देयर इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजंस। अगर मान लो कोई संस्था है जो कुछ प्रावधानों को लागू करने के अंदर असक्षम है, तो वहां पर नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो असक्षमता कब आती है? जब हम लोग सबसे छोटे होते हैं। हम लोग जब सबसे छोटे हैं तो यहां पे नगर निगम छोटा, नगर परिषद छोटी या नगर पालिक बोर्ड छोटा, तो सबसे छोटा होता है नगर पालिक बोर्ड। तो क्या होता है कि कुछ उपबंध होते हैं, कुछ उपबंधों को इस अधिनियम के, जैसे बहुत सारे उपबंध पढ़े हम लोगों ने, धारा 3 से शुरू किए थे और धारा 327 तक उपबंधों को पढ़ा था। लेकिन कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो लागू नहीं हो सकते नगर पालिक बोर्ड पे, क्योंकि नगर पालिका यहाँ पे अभी नई नहीं बनी है। ज्यादा लागू कर देंगे तो भार ज्यादा आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जब धारा 102 पढ़ी थी, 102 ऑब्लिगेटरी टैक्सेस, बाध्यकारी कर, बाध्यकारी कर, ऑब्लिगेटरी टैक्स। ऑब्लिगेटरी टैक्स जब हम लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे जो पहली पहली लाइन आती है उस पहली लाइन में ही ये बात लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4। यानी कि जो ऑब्लिगेटरी टैक्स होते हैं वो टैक्स नगर पालिक बोर्ड पे लगाए जाएं ये जरूरी नहीं होता। तो अब जब ये प्रावधान यहां पर लागू नहीं होते धारा 4 के, तो धारा 4 से रिलेटेड मान लो कोई बातें हैं जो नगर पालिक बोर्ड पे लागू करनी है, तो वो बातें कौन लागू करेगा? तो जवाब रहता है राज्य सरकार। तो वो बातें लागू कर देती है राज्य सरकार, वो उन बातों को लागू करेगी, यानी उन प्रावधानों को लागू करने का पावर रहेगा राज्य सरकार के पास में। धारा 4 के परिवर्तन से छूट कौन देती है नगर पालिक बोर्ड को? तो भी जवाब रहेगा
राज्य सरकार, यानी सभी को नहीं दे सकती, राज्य सरकार कुछ नगर पालिका बोर्ड को धारा 4 के प्रावधानों में छूट दे सकती है। ओके, चलो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज राइट, कौन सा कथन सही है। ये हमेशा देखना, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार हमारे कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। अब देखो मल्टीपल चॉइस है ये। म्युनिसिपल बोर्ड शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी ट्रांजिशनल एरिया, प्रत्येक संक्रमणकालीन क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। दूसरा है म्युनिसिपल बोर्ड शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, नगर पालिका बोर्ड निगमित निकाय होगा। ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, दोनों कथन ही यहां पर है सही। ये जो ऊपर वाली बात है कि प्रत्येक नगर संक्रमणकालीन क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड होगा, ये होता है प्रावधान धारा 5 में। तो सेक्शन 5 अब धारा 5 क्या कहती है, पहले तो ये कहती है संक्रमणकालीन क्षेत्र में, संक्रमणकालीन क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र। तो संक्रमणकालीन क्षेत्र का यह मतलब होता है पहले वो कोई गांव था, गांव के बाद में आबादी बढ़ गई तो वहां पे जो ज्यादातर आबादी थी अब वहां पे वो खेती पे डिपेंड नहीं है, अब वहां की आबादी ज्यादातर डिपेंड हो गई है खेती के अलावा जो काम होते हैं उन पर। अब वहां पे शहरी सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो गई है, उसको कहा जाता है संक्रमणकालीन। अब ये गांव से शहर बनने की तरफ बढ़ रहा है कोई इलाका, तो वहां पे राज्य सरकार के द्वारा बना दी जाती है नगर पालिका बोर्ड, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका बोर्ड बना दिया जाएगा। दूसरी बात है कि कुछ होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्मॉलर अर्बन एरियाज, तो जो लघुतर शहरी क्षेत्र होंगे, लघुतर स्मॉलर अर्बन एरियाज, लघुतर शहरी क्षेत्र, वहां पे हम लोग बनाएंगे नगर परिषद। और जो बृहत्तर शहरी क्षेत्र होंगे, बृहत्तर शहरी क्षेत्र, वहां पे बना दिया जाएगा नगर निगम। नगर निगम नगर निगम बना दिया जाएगा। तो धारा 5 में ये सारी बातें बता रही है। पहला जो पॉइंट है वो भी धारा 5 से, म्युनिसिपल बोर्ड शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी ट्रांजिशनल एरिया बनाएंगे, तो ये सही था। फिर है जो नगर पालिका बोर्ड होगा वो निगमित निकाय होगा, इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मैंने बताया था पहले, ये बात है, ये भी धारा 5 के अंदर ही लिख रखी है। जो सेकंड पॉइंट है ये भी धारा 5 में है, सेक्शन 5 में है। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है निगमित निकाय, यानी ऐसा नहीं, ये लीगल आइडेंटिटी है, लीगल बॉडी रहेगी। लीगल बॉडी, लीगल बॉडी का ये मतलब होता है इस पे हमारा जो आर्टिकल 14 है लागू होगा, यानी कोई भी म्युनिसिपैलिटी होती है उस पे हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो लागू होता है। आर्टिकल 14 है वो भारत के नागरिकों पे भी लागू होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता और विधि का जो समान संरक्षण है विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे विदेशी नागरिक हो, चाहे कोई भी लीगल आइडेंटिटी हो, कोई भी विधिक व्यक्तित्व हो, उनको विधि के समक्ष समान संरक्षण दिया जाएगा और विधि के समान समक्ष क्षमता रखी जाएगी। ये आर्टिकल 14 में दे रखा है। तो जो भी म्युनिसिपैलिटियां रहेगी वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब लीगल आइडेंटिटी है, मतलब आर्टिकल 14 उन पे लागू होता है। इसके अलावा ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है इसका ये मतलब रहेगा, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, इनका जो उत्तराधिकार होता है वो शाश्वत उत्तराधिकार होता है, परपुचुअल सक्सेशन होता है। परपुचुअल सक्सेशन का ये मतलब होता है कि इनके जो दायित्व हैं और इनके जो कर्तव्य हैं, इनकी लाइबिलिटीज और असेस्ट हैं या इनकी ड्यूटीज हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती। नगर पालिका खत्म हो जाएगी लेकिन ड्यूटी उसकी खत्म नहीं होती, नगर पालिका खत्म हो जाएगी लेकिन कर्तव्य उससे खत्म नहीं होते। जैसे मान लो कि मुझ में कोई पैसा मांगता है, मैं खत्म हो जाऊंगा लेकिन जो मेरे दायित्व थे वो खत्म नहीं होंगे, बाद में मेरी जो संपत्ति रहेगी उसमें से जो मेरे में मांगते हैं पैसे वो लेके चले जाएंगे। मान लो मैं किसी में पैसा मांग रहा था, मेरी कोई कंपनी थी, तो मैं खत्म हो गया लेकिन जो व्यक्ति दूसरा था उसमें भी वो दायित्व कंटिन्यू रहते हैं। ऐसी अगर कोई आइडेंटिटी होती है उसे कहा जाता है बॉडी कॉर्पोरेट, और इनके पास में अधिकार होते हैं, ये किसी पे केस कर सकते हैं और इन पे भी केस किया जा सकता है, ये वाद दायर कर सकते हैं और इन पे विवाद दायर किया जा सकता है। दे कैन स्यू एंड दे कैन बी शूड। इसीलिए देखो सेक्शन 24,
धारा 24 में हम लोगों ने कह रखा है कि नगर पालिका पे केस किए जा सकते हैं, नगर पालिका किसी पे केस कर सकती है। तो नगर पालिका पे केस होते हैं तो उसका कोई वकील होता है, नगर पालिका जब किसी पे केस करती है तो उसका भी वकील होता है। और जो ऐसे लीगल प्रैक्टिशनल वकील होते हैं वो सदस्य नहीं बन सकते नगर पालिका के। आर्ट सेक्शन 24 में लिख रखा है, धारा 24 में ये बोल रखा है, ठीक है ना। तो दोनों जी दोनों बातें सही है, तो इसका आंसर रहेगा 20 बोथ। यानी अब हम लोग जो हमारा पूरा का पूरा जो नगर पालिका अधिनियम है उसकी जितनी भी धाराएं हम लोगों के डिस्कशन में आ सकती है उनको देखते चलेंगे। ओके, कई जैसे धारा 24 के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात भी है। वो बात दे रखी है कि 27 नवंबर सन 1995 के बाद में किसी भी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। दो से ज्यादा बच्चे हो गए तो वो चुनाव लड़ने से रोक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे दो बच्चों की गणना कैसे की जाती है? दो बच्चों की जब गणना की जाती है तो एक तो ये ध्यान रखा जाता है कि अगर पहला बच्चा दिव्यांग होता है तो उसको नहीं गिना जाएगा, एक ही बच्चा गिना जाएगा। अगर मान लो पहली बार में हमारे बात हो गई कि ट्विंस हो गए तो उनको गिन लिया जाएगा। मान लो दो बच्चे हो गए तो दो ही हो गए। दूसरी बार में ट्विंस हुए, पहले एक बच्चा था, दूसरी बार में ट्विंस हुए तो उनको एक ही माना जाएगा। एक उसमें ऐसा भी प्रावधान किया गया है सेक्शन 24 में। फिर आ जाओ सेक्शन 7 के अंदर, क्वेश्चन 7 में रोंग मैच, गलत युग्म कौन सा है? कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटी की कंपोजिशन पहली डिलीवरी के अंदर ट्विंस होते हैं, अगर पहली डिलीवरी के अंदर हमारे अगर ट्विंस हो जाते हैं तो उन्हें एक नहीं समझा जाएगा। ओके, चलो आगे देखो फिर। तो गलत युग्म है, मल्टीपल चॉइस, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपालिटी, तो ये वापिस वही धाराओं से रिलेटेड आ रखा है। तो पहले दे रखा नगर पालिकाओं की संरचना, तो नगर पालिकाओं की जो संरचना रहती है वो कौन सी धारा में रहेगी आप लोगों को बताना है। तो ये तो गलत है, गलत युग, नगर पालिकाओं की संरचना कौन सी धारा में रहती है, ये सही है। डिवीजन इनटू वार्ड्स, वार्डों में विभाजन, ये भी सही है धारा 9 में। डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स, वार्डों की अवधारण, ये भी सही है। इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी वार्ड, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली, ये धारा 13 में होती है। और यहाँ पे दे रखा है हम लोगों ने धारा 12, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना का मतलब है नगर पालिका में वार्ड कितने होते हैं, कितने वार्ड यहाँ पे रहेंगे। तो पहला तो सवाल आया है कि वार्ड कितने होते हैं, तो मिनिमम वार्ड कितने होते हैं, न्यूनतम वार्ड, तो वार्ड। अब जो न्यूनतम वार्ड है उनकी जो संख्या थी वो पहले 13 थी, अब 13 से बदल के प्रावधान कर दिया गया है 20 का। और ये जो प्रावधान करती है राज्य सरकार करती है। एक तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है, धारा 6 के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ वार्ड्स हैं वो हो गए हैं अब 20, पहले थे 13। ये चेंज किसने किया, तो सीधा सा जवाब रहेगा ये चेंज किया है राज्य सरकार ने। ठीक है, ये धारा 6 के अंदर ही बात बोल रखी थी। धारा 6 के अंदर ही रजिस्ट्रेशन संबंधी जो रिजर्वेशन है उस संबंधी बातें की गई है कि एससी का रिजर्वेशन कितना होगा, एसटी का रिजर्वेशन कितना होगा। ये जब हम लोगों से बात पूछते हैं तो हमारा जवाब रहता है कि जितनी उनकी पॉपुलेशन उतना उनका रिजर्वेशन। ओबीसी का रिजर्वेशन कितना होगा, तो हम लोग कह देंगे कि ओबीसी का रिजर्वेशन उतना होगा जब एससी और एसटी का रिजर्वेशन मिला लिया जाए और ओबीसी का जोड़ दिया जाए तो 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एससी एसटी का रिजर्वेशन प्लस ओबीसी का रिजर्वेशन मिलाएं तो 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर कह दिया कि अगर एससी एसटी का रिजर्वेशन 70% से कम है, 70 से, तो वहां पे एक सीट रिजर्व कर देंगे ओबीसी के लिए। लेकिन 70% से ज्यादा चला गया अगर एसटी एससी का रिजर्वेशन तो वहां पे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा। ओबीसी के लिए जो मैक्सिमम रिजर्वेशन है वो किया गया है 21%। इतनी बातें कर रही है। महिलाओं का रिजर्वेशन कितना किया गया? अब हमारा जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 243T, वो तो कहता है कि जो महिलाओं का रिजर्वेशन है वह 1/3 से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 1/3।
ये महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं होगा। बाद में राजस्थान विधानसभा ने जब नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया तो उन्होंने प्रावधान किया धारा 6 में कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वह कर दिया गया है 50%। बाद में यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर गया। हाईकोर्ट ने यह बात कहा कि 50% रिजर्वेशन प्रावधान रहेगा, लेकिन हम लोग महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो 1/3 ही देंगे। यानी महिलाओं को रिजर्वेशन 1/3 देने के प्रावधान का डिसीजन दिया था हाईकोर्ट ने। हमारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं वहां पे जो रिजर्वेशन है वो बताया गया है 50%। तो महिलाओं का रिजर्वेशन लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि 2011 का ये केस था, उसमें हाईकोर्ट में इस पे जो ये 50% रिजर्वेशन किया था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में, उस पर स्टे लगा दिया था, उसमें चेंजेस किए थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है हम लोगों को। फिर डिवीजन इनटू वार्ड्स, वार्डों में विभाजन। तो वार्डों में विभाजन का उद्देश्य क्या होता है ये बताना आप लोगों को, कि वार्डों में हम लोग किसी भी नगर पालिका को क्यों बांटेंगे। तो फिर हम लोग कहते हैं धारा 9 में कि वार्डों में जब हम लोग किसी भी नगर पालिका को बांटेंगे तो कितने वार्ड होंगे। तो हम लोग कहते हैं जो मिनिमम, ये मिनिमम सीट है, न्यूनतम सीट। तो जितनी न्यूनतम सीट धारा 6 के क्लोज 1 में होती है उतनी ही मिनिमम, जितने उतने ही वार्ड बना दिए जाएंगे धारा 9 के अंदर। और वार्डों में हम लोग किसी भी नगर पालिका को बांटते हैं तो उसका उद्देश्य होता है चुनाव, इलेक्शन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। और वार्डों में विभाजन कर दिया जाएगा इलेक्शन के लिए। ठीक है, विभाजन करेगी कौन, तो भी जवाब रहेगा राज्य सरकार। फिर है धारा 10, डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स। अब वार्डों में अवधारण किया जाएगा, यानी कौन से वार्ड के अंदर कौन सी सीट रहेगी, कौन सी रिजर्व सीट रहेगी, 1 नंबर वार्ड कौन सा होगा, 2 नंबर वार्ड कौन सा होगा। धारा 10 ये कहती है कि जो वार्ड बनाए जाएंगे, धारा 9 तो ये कहती है उतने वार्ड होंगे जितने वार्ड धारा 6 के क्लोज 1 में बताई गई है सीटों की संख्या। यानी अगर सीटों की संख्या धारा 6 की क्लोज 1 में बता दी 25, तो वार्ड भी धारा 9 में होंगे 25। अगर सीटों की संख्या धारा 6 की 1 में राज्य सरकार ने डिसाइड कर दी 135, तो वार्डों की संख्या भी धारा 9 के अंदर होगी 135। फिर इन वार्डों का करेंगे हम दो अवधारण। अवधारण का मतलब है इनमें रिजर्वेशन अप्लाई करेंगे कि कौन सी महिला सीट है, कौन सी SC ST OBC, इनकी सीटों का डिसीजन यहां पे कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, सिंगल डिलीवरी वाले को एक ही माना जाता है। जैसे अभी मैंने वो जो बताया था ना कि सिंगल डिलीवरी में ट्विंस होते हैं तो उनको एक ही माना जाता है, एक डिलीवरी को एक माना गया है, वो बात की गई है। इसके अलावा अडोप्शन से रिलेटेड भी प्रोविजन है धारा 24 में, कि अगर हम लोगों ने, मान लो कि कोई व्यक्ति था, उसके बच्चे हो गए 4, अब उसको 4 बच्चे हो गए 27 नवंबर 1995 के बाद में। अब उस व्यक्ति को क्या है कि चुनाव लड़ना है, तो उस व्यक्ति ने एक काम किया कि अपने जो 2 बच्चे थे बाद वाले, उन 2 बच्चों को किसी को गोद दे दिया, फिर चला गया कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा और मेरे तो बच्चे हैं केवल 2। तो ये हम लोग जो किसी को गोद दे देते हैं अपने बच्चों को, उनको भी गिना जाएगा। वहां पे ये नहीं होगा कि आपने बच्चे कर लिए और किसी को गोद दे दिए और बाद में चुनाव लड़ने के लिए आ गए, उनकी गणना की जाएगी। उनको 4 का मतलब 4 ही माना जाएगा, उन 2 को हटाएंगे नहीं कि हम लोगों ने गोद दे दिया था उनको। ठीक है, ओके, गिना जाएगा। अडॉप्शन शेल बी काउंट। अब देखो धारा 9 भी बता दी, धारा 10 भी बता दी। अब धारा 10 में एक बात स्पेसिफिक ये भी दे रखी है कि ये ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्ट इलाके होंगे। ज्योग्राफिकली कॉम्पैक्ट इलाके का मतलब है कि एक निश्चित सीमा होगी, ऐसे नहीं होगा कि खुला है वार्ड, कि जहां तक चला गया वहां तक वार्ड ही वार्ड है। हम लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर जो इलाका रहता है वहां पे पर्टिकुलर इलाके के वोटर्स हैं, वही उस वार्ड में वोट डालते हैं, दूसरे वार्ड में जाके वोट नहीं डालते। तो ये जो उनकी ज्योग्राफी हम लोगों ने डिसाइड कर दी है। फिर है इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी वार्ड। अब धारा 12 है, 12 में तो हम लोग कर रहे हैं डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके जो शक्तियां हैं उनका प्रत्यायोजन करते हैं धारा 12 में। और धारा 12 के अंदर अब धारा 12 के अंदर क्या है प्रोविजन जो बताया कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा उसकी जो शक्तियां रहेगी उनका प्रत्यायोजन। अब राज्य निर्वाचन आयोग है उसको अधिकार रहता है म्युनिसिपैलिटी के चुनाव करवाने का, वो रहता है धारा 11 में।
तो धारा 11 के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन था, उसका अधिकार आ गया सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन फॉर द म्युनिसिपैलिटीज। नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना, उनकी निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना और उनके तैयार करने संबंधी, चुनाव करवाने संबंधी जो अधीक्षण रहता है, निदेशन रहता है, नियंत्रण, ये राज्य निर्वाचन आयोग में है। अब ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग बाद में अपने जो अधिकार है उनको प्रत्यायोजित कर सकता है। एक तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर में कर सकता है, दूसरा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है उसमें अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है। आप लोगों को नाम बताना है राजस्थान के मुख्य निर्वाचक अधिकारी कौन है, अधिकारी कौन है, ओके, उनका नाम बताना है आप लोगों को। तो यहां पे धारा 12 नहीं है, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली, ये बात है, ये धारा 13 के अंदर है। धारा 13 में तो गलत हो गया, ये धारा 13 के अंदर की जो वार्ड बनाए जाएंगे वहां पे निर्वाचक नामावलियां तैयार की जाएगी और निर्वाचक जो नामावलियां रहेगी उनको तैयार करने की जिम्मेदारी रहती है ईआरओ को, असिस्टेंट ईआरओज को और उनके द्वारा नियुक्त जो भी अधिकारी होते हैं उनमें। प्रवीण गुप्ता राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, इनसे पहले थे चित्रा गुप्ता। ओके, टाइम ऑफ ऑफिस ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका की पदावधि तो धारा 5 में नहीं है, क्योंकि धारा 5 में हम लोगों ने देख लिया एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं की स्थापना और नगर पालिकाओं का निगमन। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता और राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता। राज्य चुनाव आयुक्त है मधुकर गुप्ता और मुख्य निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, दोनों अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है हम लोगों को। ओके, अब देखो धारा 5 में स्थापना और निगमन, धारा 6 के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, संरचना बता रहे थे। धारा 7 के अंदर इसका होता है टाइम ऑफ ऑफिस, तो नगर पालिका की जो पदावधि रहती है वो आती है धारा 7 के अंदर, तो आंसर सही है धारा 7 में। अब पदावधि कितनी होगी, तो पदावधि रहेगी मिनिमम 5 वर्ष, मिनिमम नहीं 5 वर्ष तक, मैक्सिमम 5 वर्ष, 5 ईयर, अधिकतम 5 वर्ष, मैक्स अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है। अब कोई भी नगर पालिका 5 वर्ष से पहले भी विघटित हो सकती है अगर राज्य सरकार चाहे तो, उसके लिए अलग अलग प्रावधान है, धारा 33 में प्रावधान है, धारा 322 में इससे रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। अब क्या होता है, 5 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा और 5 साल से अनधिक नहीं रहेगा, नॉट मोर देन 5 ईयर। तो नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वो भी 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वह भी 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन संसद का कार्यकाल 5 से ज्यादा हो सकता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 से ज्यादा हो सकता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 से ज्यादा हो सकता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 से ज्यादा हो सकता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां रहती है उनका कार्यकाल 5 से ज्यादा नहीं होगा। और म्युनिसिपैलिटी का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है धारा 7 में। धारा 9 कहती है डिवीजन इनटू वार्ड्स, वार्डों के अंदर उनका विभाजन, तो सही आंसर है धारा 7। फिर है The superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls and conduct of election to the municipality shall be vested in the नगर पालिका निर्वाचन के संचालन व निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है, तो जवाब रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग में। सही आंसर तो ये है। भारत निर्वाचन आयोग आंसर दे रखा है, इसका काम होता है बेसिकली नगर पालिका निर्वाचन, यहाँ पे बात ये पूछी है नगर पालिका निर्वाचन, इसका काम भी भारत निर्वाचन आयोग का भी काम होता है टू कंडक्ट द इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो भारत निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति के, एमएलए के, एमपी के और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
विधान परिषदों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है भारत निर्वाचन आयोग को। फिर बात आएगी भारत निर्वाचन आयोग के पास में ये जिम्मेदारी है, तो नगर पालिकाओं के और पंचायत राज के चुनाव कौन करवाएगा? तो इसका जवाब रहेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो बनाए गए थे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन। अब ये 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये बना था। इससे रिलेटेड संविधान में भी आर्टिकल दे रखे हैं 243 के और 243 जेड ए। ये जो प्रावधान है ये पंचायत राज के लिए, और ये जो प्रावधान है ये म्युनिसिपैलिटीज के लिए, नगर पालिका के लिए चुनावों के लिए संविधान में प्रावधान है। अब राज्य निर्वाचन आयोग में किसी भी निर्वाचक नामावली को तैयार करने और चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार रहेगा। ये बात भी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 2009 की धारा 11 में लिख रखी है। तो ये बात आती है धारा 11 में। ओके, तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हमारे यहां पर नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ ही रहा है। फिर देखो फॉर एवरी वार्ड। अब इससे क्या होगा कि हम लोग जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं इसका फायदा यह रहेगा कि हम लोगों की बहुत सारी चीजें रिवाइज होती चली जाएगी। पॉलिटी के बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, वो जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो इसमें ही बहुत सारे सवाल क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स का अपडेशन है वो भी हम लोग इस सॉल्यूशन के साथ में कर लेंगे, और हमारा पूरा का पूरा नगर पालिका अधिनियम साथ में चलेगा। कोई सी भी धारा किसी भी धारा के साथ में अटैच की जा सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने धारा 4 को अटैच किया था धारा 102 के साथ में, ऑब्लिगेटरी टैक्स के साथ में, बाध्यकारी के देश के साथ में किया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। फॉर एवरी वार्ड इलेक्टोरल रोल shall be prepared, revised, modified, updated and published by। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्णायक नहीं, निर्वाचक है ये, निर्वाचक नामावली को, ये जो निर्वाचक नामावली का मतलब वोटिंग लिस्ट को तैयार, पुनरीक्षित, उपांतरित, अद्यतन व प्रकाशित किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहां पे जवाब दे रखा है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। नहीं, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का इससे लेना देना कोई नहीं होता। मुख्य नगरपालिका अधिकारी वो होंगे जो हम लोग बन के जाएंगे। दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका निदेशन, नियंत्रण और अधीक्षण करती है, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करती है। इसको तैयार नहीं करती, पुनरीक्षित, उपांतरित, अद्यतन, प्रकाशित नहीं करवाता है। उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन एक अधिकारी को अपॉइंट करता है, और उस अधिकारी का नाम है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO जिसको हम लोग कहते हैं, और ये आता है धारा 13 के अंदर। राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं। अब इसमें धारा 13 क्या कहती है कि जो निर्वाचक नामावलियां हैं यानी वोटिंग लिस्ट है उनको तैयार किया जाएगा, यानी उसमें नाम ऐड किए जाएंगे, जो भी नए हैं उनके नाम ऐड कर दिए जाएंगे। तो उनको तैयार करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन से वार्ड में आ रहा है, किसका नाम क्या है, किसका एड्रेस क्या है, कौन सी म्युनिसिपैलिटी में वो आ रहा है, ये सब तैयार कर देंगे। बाद में उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। रिवाइज का मतलब दोबारा देखते हैं, उसको बार बार देखा जाता है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, फिर मॉडिफाई कर देते हैं, यानी बदलाव करते रहते हैं, क्योंकि वार्ड बदलते रहते हैं, रिजर्व कैटेगरियां वहां पे बदलती रहती है। इसके अलावा कई बार जगह हमारा नाम कटता है, कई बार हमारा नाम हटता जाता है, नए नए आए तो हमारा नाम भी जुड़ेगा। तो ये सब बातें रहती है हमारे धारा 13 के अंदर। उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन एक अधिकारी की नियुक्ति करता है जिसका नाम है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी। बाद में ये जो निर्वाचक अधिकारी ये होता है, इसकी सहायता के लिए एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट ERO भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये बताओ कि जो असिस्टेंट ERO होते हैं, AERO, इनकी नियुक्ति कौन करता है? और ये जो असिस्टेंट ERO रहेंगे ये कंट्रोल में रहेंगे ERO के, सुपरिंटेंडेंस में रहेंगे ERO के, निदेशन में रहेंगे ERO के। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को, कुछ इंप्लॉइज को ERO है वो अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के लिए, जैसे BLO वगैरह होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे इनके द्वारा तैयार कर दी जाएगी। एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि आप सभी जो हमारी ये क्लासेज चल रहे हैं उससे आप नगरपालिका अधिनियम या फिर आप ज्योग्राफी
पॉलिटी या फिर आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब रिवीजन के साथ साथ मेन मैटर करता है आप प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, हाँ, हमारी जो बुक है पार्ट बी के जो नोट्स आए हैं उनको बहुत ज़्यादा बच्चों ने पसंद भी किया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्व विवेक या हम बोल सकते हैं कि विवेक के साथ निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्या जो आप पुस्तक ले रहे हो वो उस पुस्तक के विषय विशेषज्ञ है या नहीं, क्या उसे एक इजी भाषा में लिखा है नहीं लिखा। तो आप अगर जीतू सर की ये बुक लेते हो तो आप अच्छे से जानते हो कि जीतू सर DU से लो टॉपर भी है, लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, 2018 के RS भी है। तो ये बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा रेफर भी करनी होती है आपको ये, ठीक है। ये बुक अगर आपको ऑफलाइन मिल जाती है बेटर है, वरना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते। अब देखिए हमारा पार्ट बी के लिए स्पेसिफिक, क्योंकि पार्ट बी का यूट्यूब के ऊपर पूरा कोर्स फ्री हमने कहीं लिख रखा होगा, ये रहा संपूर्ण कोर्स निःशुल्क है पार्ट बी का, ठीक है, आपको पता है। अब क्या है, 50 टेस्ट हम प्रतिदिन एग्जाम तक द्विभाषी प्लस वीडियो हल सहित, एक बात तो द्विभाषी है पर वीडियो हल सहित यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्लस यहाँ हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स भी हम दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में भी है ये, हिंदी मीडियम में भी। इनकी नॉमिनल फीस वैसे 399 है ऑफर फीस, अदरवाइज ये जो फीस है 499 रहती है। तो फीस का तो क्या एक्चुअली आप सभी जानते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रहती है, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट के लिए 199 भी है। तो आप यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए अगर आप पार्ट बी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपको दे लेने चाहिए। इसके लिए आपको नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है, और नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करके क्या करना है, आपको इस कोर्स को इनरोल करना है। आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा भी आप चाहो तो फुल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे 2 टेस्ट फ्री है और 121 टेस्ट, तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे। तो दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी कर सकते हो, पार्ट बी वाले पार्ट भी कर सकते हैं, फुल टेस्ट सीरीज पे भी जा सकते हो आप। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारा ये कोर्स जो आप देख रहे हो, इस कोर्स में कंप्लीट आपकी क्लासेज चल रही है। अब इन क्लासों को आराम से कंटिन्यू कीजिए, आपको टेस्ट सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है, वो भी कीजिए। आप ये चेक कीजिए कि सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 टेस्ट के माध्यम से पूरा कोर्स का रिविजन होगा। यहाँ पे कोर्स का रिवीजन हो जाएगा, मेनली ये है कि कोर्स का रिवीजन होगा, क्योंकि सर इसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें पूछेंगे भी और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट भी बताएंगे। तो इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू। फिर आता है 11 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएं कौन सी धारा में, धारा 13 में ERO आ जाता है, यानी नहीं है। फिर आती है धारा 14, तो आंसर भी इसका है धारा 14 सही रहेगा। धारा 15 के अंदर आता है मिथ्या घोषणा करना, यानी मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, मिथ्या घोषणा करना, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। फिर आता है धारा 16 के अंदर, धारा 16 में चीफ मेकिंग, इसमें आ जाता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आ जाता है। तो आंसर रहेगा धारा 14 में। धारा 14 क्या कहती है, अब हम लोग ये देखते हैं। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों को एक अधिकारी मिला जिसको कहा धारा 13 में ERO। अब हम लोग क्या किसी भी निर्वाचक नामावली में शामिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे बात आई हो सकते हैं, 13 में हो सकते हैं। 13 के बाद में बात आई कि हम लोग निर्वाचक नामावली से शामिल नहीं हो सकते, उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या कर दिया जिस कारण से निर्वाचक नामावली में हमारे को नहीं रखेंगे। तो निर्हरता डिस्क्वालिफिकेशन, तो एक तो हम लोग भारतीय नागरिक नहीं रहे, तो हम लोगों को निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ सिटीजन, तो भारतीय नागरिक नहीं रहे तो हम लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा। दूसरा, हम लोगों को डिक्लेयर कर दिया अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, यानी हम लोगों को किसी भी सक्षम न्यायालय ने विकृत घोषित कर दिया। तीसरा है, हम लोग किसी करप्ट प्रैक्टिस में शामिल थे, करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्ट आचरण में शामिल थे चुनावों से संबंधित, तो हमारा नाम तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा। और जैसे ही हम लोगों पे नियोक्ताएं हटती है तो हमारा नाम तुरंत प्रभाव से जोड़ दिया भी जाएगा। ये बातें रहती है धारा 14 के अंदर। और धारा 14 के अंदर कोई व्यक्ति निर्योग्य था, उसने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और जीतने के बाद में वह पार्षद बन गया, और अगर मान लो कि उसको हटाना था तो इलेक्शन पिटीशन लगाई जाती है धारा 31 में। अगर 1 माह के अंदर इलेक्शन पिटीशन, चुनाव याचिका नहीं लगाई गई थी तो उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं था पहले।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक प्रावधान किया है धारा 39(1) में 39(1) में एक प्रावधान किया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति में धारा 14, धारा 21 और धारा 24 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया है, तो उसको राज्य सरकार, जरूरी नहीं है 1 माह में चुनाव याचिका से ही हटाया जाता हो, वो राज्य सरकार उसको बाद में भी कभी भी हटा सकती है। ओके, ये नया प्रोविजन है जो जोड़ा गया है 2023 में राजस्थान विधानसभा के द्वारा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। द बेसिस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द म्युनिसिपैलिटी, कास्ट एंड जेंडर। सही बात है, रिजर्वेशन हम लोगों को क्या तो जाति आधारित मिलता है, जाति आधारित नहीं मिलता तो हम लोगों को लैंगिक आधार पर रिजर्वेशन मिलता है। जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो जाति आधारित होता है। तो 3 कैटेगरीज को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। म्युनिसिपैलिटी में जो रिजर्वेशन मिलता है उसका संविधान में जो प्रावधान किया रखा है वो है अनुच्छेद 243 के अंदर, टी में हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। संविधान तो यह कहता है कि एसटी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा उनकी पॉपुलेशन के अनुसार। इसके अलावा नॉट लेस देन 1/3 टू द वुमन मेंबर्स ऑफ दैट कैटेगरी एंड टू द जनरल कैटेगरी, यानी महिलाओं का 1/3 से कम रिजर्वेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 243 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि म्युनिसिपैलिटियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उन बैकवर्ड क्लासेज को राज्य सरकार चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है, राज्य सरकार नहीं चाहे तो रिजर्वेशन नहीं देगी। तो एससी, एसटी और महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला है म्युनिसिपैलिटीज में वो तो मिला है संविधान के और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। संविधान का जो आर्टिकल 243 है उसमें प्रोविजन है उनके रिजर्वेशन का, और जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है उसका अधिकार किसके पास में रहेगा, तो वो अधिकार दिया है राज्य विधानमंडलों को। तो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उनको रिजर्वेशन दे सकता है। इसीलिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा एक मुद्दा खड़ा हुआ है, उस मुद्दे के अंदर सामाजिक संगठन है वो डिमांड कर रहे हैं कि जो पंचायत राज है और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां पर ईडब्ल्यूएस के जो उम्मीदवार हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, यानी जनरल कैटेगरी के लोग जो आर्थिक पिछड़े वर्ग में आते हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए पंचायती राज और नगर पालिकाओं के अंदर जो चुनाव होते हैं उनमें। अब इन लोगों ने डिमांड की राज्य सरकार से, क्योंकि राज्य सरकार को यह अधिकार दे रखा है आर्टिकल 243 में। अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो प्रोविजन है वो ऑलरेडी एड है, ईडब्ल्यूएस का जो प्रोविजन है संविधान में एड नहीं है। तो या तो उसमें संविधान संशोधन किया जाए या राज्य सरकार कुछ विशेष प्रावधान बना के यहां पर प्रोविजन कर सकती है। ओके, चलो ठीक है। तो आरक्षण का आवंटन रहता है जाति और लिंग आधारित, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पे हम लोग कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये अभी प्रावधान नहीं है, भविष्य में हो सकता है, इसकी मांग उठाई जा रही है आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, अभी नहीं है ये प्रोविजन। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर रिजर्वेशन है वह रिजर्वेशन किस आधार पे होता है ये आप लोगों को बताना है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जो रिजर्वेशन मिलता है भारतीय नागरिकों को उसका आधार क्या रहता है वो आप लोगों को बताना है। ओके, यहां पर तो जाति और लिंग इसके आधार पे, केवल जाति नहीं होती, लैंगिक आधार पे भी रिजर्वेशन मिलता है। तो इसका आंसर पता है, आंसर इसका ए रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is not a disqualification for registration in electoral roll as per section 14? निम्नलिखित में से धारा 14 के प्रावधानों के तहत निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्भरताएं नहीं है। हम लोगों ने देख ही लिया था, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये निर्भरता है। दूसरी बात है अनसाउंड माइंड, ये भी निर्भरता है। चौथी बात है करप्ट प्रैक्टिसेज इन कनेक्शन विद इलेक्शन, निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण, ये भी निर्भरता है। तो इंसॉल्वेंट, दिवालिया वहां पे नहीं था, तो इसका सही आंसर है सी। ये निर्भरता नहीं है धारा 14 के अंदर, दिवालिये हो सकते हैं लेकिन आप लोगों को सवाल का जवाब बताना है कि भारतीय नागरिकों को जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन दिया जाता है उसका आधार क्या होता है, व्हाट इज द बेस ऑफ
रिजर्वेशन एज पर अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दिवालिया इसमें आधार नहीं होता, सिटीजन नागरिक नहीं है, उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा वोटिंग लिस्ट के अंदर। फाइनेंशियल बैकवर्डनेस, सोचो और बताते चलो। ठीक है, इसका आंसर हम लोगों को मिल ही गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। For the conduct of election to the municipality, the staff required source shall be made available to the State Election Commission by नगर पालिका के चुनाव संपन्न करवाने बाबत राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी वृंद उपलब्ध किसके द्वारा करवाया जाएगा? तो यहां पे जवाब रहेगा राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, इससे रिलेटेड मैं बातें अभी बताऊंगा। ठीक है ना, जैसे एक होता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कोई भी व्यक्ति जो कि किसी अन्य कैटेगरी में नहीं आ रहा है, रिजर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूं, किसी अन्य रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है और उसकी जो आर्थिक हालात है उसके लिए अलग अलग स्लेब डिसाइड करती है हमेशा राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें। मान लो कोई 8 लाख का स्लेब डिसाइड कर रखा है, तो 8 लाख से कम किसी परिवार की आय है तो उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मान लिया। अन्य पिछड़ा वर्ग का यह मतलब होता है, पिछड़े वर्ग तो थे दो, एक तो शेड्यूल्ड कास्ट थी, वह जातियां जिनको अनुसूची में रखा गया, और वह जनजातियां जिनको अनुसूची में रखा गया, उनको हम लोगों ने संविधान सम्मत कह दिया एससी और एसटी। बाद के अंदर देखा कि ना केवल एससी और एसटी पिछड़े हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जातियां हैं जो कि मुख्य धारा में नहीं आती, समाज की मुख्य धारा में वो नहीं है, और वो पिछड़ी हुई है सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से। दो आधार है, समाज में उनका वह दर्जा नहीं है जो उन्हें मुख्य धारा में लेके जाता है, शैक्षणिक उनका वह दर्जा नहीं है जो उन्हें मुख्य धारा में लेके जाता है। तो ये दो आधार थे, सामाजिक पिछड़ापन यानी मुख्य धारा में नहीं है, और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग यानी उनके अंदर जो एजुकेशन रेट है, लिटरेसी रेट है, वो बहुत कम है। तो दो आधारों पे वो पिछड़े थे, तो उनको इसमें डाल दिया गया, ओबीसी में और एससी में, एसटी में। तो ये ऐतिहासिक रूप से पिछड़ापन था कि हमारे जो एक इतिहास में जो पिछड़ापन रहा कुछ जातियों का, उस आधार पे। बाद में देखा कि जिन जातियों को इन कैटेगरीज में नहीं डाला, वो जातियां भी आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, वहां पर शैक्षणिक रूप से वो पिछड़ी नहीं हो सकती है, सामाजिक रूप से वो मुख्य धारा की हो सकती है, लेकिन उनका जो आर्थिक पिछड़ापन है आज भी है। तब सरकार ने रिजर्वेशन का प्रावधान किया। 1992 में जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया था वो था 14%। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 14% को खत्म किया, और उसके बाद में जब अभी वर्तमान सरकार है, उन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया 10%। ये प्रावधान किया गया, इसको भी सर्वोच्च कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चुनौती मिली थी। बाद में भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था उनको क्वेश कर दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आप लोगों को बताना ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से मिला है, ये बताना है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, नहीं नहीं, ये गलत। ठीक है ना, जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन मिलता है, वो रिजर्वेशन मिलता है सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे। ओके, तो रिजर्वेशन का आधार है सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। पहले हुआ करता था केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, अब होते हैं आर्थिक पिछड़े, जो आधार था उसको भी जोड़ दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है 2019 में। याद रहेगा ये। नगर पालिका के चुनाव संपन्न करवाने बाबत राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी वन किसके द्वारा उपलब्ध करवा जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में कोई कर्मचारी नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने देखा आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 जेड, आर्टिकल 243 ट और आर्टिकल 243 यक, ये और क, उसमें कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी होगी, एक सदस्यीय दल होगा। एक सदस्य तो चुनाव करवा नहीं सकता, कर्मचारियों को जरूरत पड़ती है, तो कर्मचारियों की जरूरतों की पूर्ति करती है यहाँ पर राज्य सरकार। अपने जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं अन्य विभागों को, उनको यहाँ पे भेज देती है। ओके, अब देखो सेक्शन क्वेश्चन 14।
फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटी द स्टाफ रिक्वायर्ड सोर्स शैल बी मेड अवेलेबल। ये तो देख ही लिया ना, क्वेश्चन हो गया ये तो। आगे का देखो क्वेश्चन नंबर 15। सीट्स फॉर द म्युनिसिपैलिटीज आर फिक्स्ड एज पर सेक्शन 6। नगर पालिका की सीटों का निर्धारण धारा 6 में किया जाएगा। सही बात है। धारा 6 का जो क्लोज 1 होता है, धारा 6A, धारा 6(1) में सीटों का अवधारण कर दिया जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है। और ये जो निर्धारण होता है सीटों का, ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और मिनिमम सीटें और मैक्सिमम सीटें भी डिसाइड करती है राज्य सरकार। मिनिमम सीटें हैं वो कर दी गई है, पहले 13 थी, अब बढ़ा के कर दी गई है 20। और मैक्सिमम जितनी होगी राज्य सरकार डिसाइड करेगी। दूसरी बात है, म्युनिसिपैलिटी शैल बी डिवाइडेड इनटू सच नंबर ऑफ वार्ड्स एज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड फॉर द म्युनिसिपैलिटी। नगर पालिका को उतने वार्डों में विभाजित किया जाएगा जितने सीटें नगर पालिका के लिए निर्धारित होती है। ये जो बात लिखी गई है, ये लिखी गई है धारा 9 में। तो वो बात भी सही, ये बात भी सही, दोनों बातें सही, तो इसका आंसर भी सही। पूछा गया हमसे राइट स्टेटमेंट, सही कथन, तो दोनों सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। The provision of a person with disability to be nominated in the municipality was added in each year. दिव्यांग व्यक्ति को नगर पालिका सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रावधान कौन से वर्ष में जोड़ा गया था? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 2021 में यह प्रावधान जोड़ा गया था कि हर नगर निगम में, हर नगर परिषद में, हर नगर पालिक बोर्ड में कुछ सदस्य मनोनीत किए जाएंगे जिनकी संख्या होगी 6, 8, 12 और उनमें एक सदस्य होगा दिव्यांग सदस्य, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिक बोर्ड हो, नगर निगम हो। और ये प्रावधान ऐड किया गया था 2021 से। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों के लिए अलग अलग योजनाएं चला रखी है। उसके लिए एक विश्वविद्यालय भी है, जयपुर के पास में एक जगह है जामडोली, वहां पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हमारा जो बजट है 2023 का, उसमें यहाँ पर नए इंटरेक्टिव सेशंस बनाने की भी बात की गई है। इसके अलावा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है बजट 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री ने। तो आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो खोला जाएगा बाबा आमटे विश्वविद्यालय जामडोली की तर्ज पे, वो कहां पर खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। ओके, तो ये बात कंप्लीट हो गई हमारी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17। Number of seats reserved for OBC in the municipality where combined population of SC, ST exceeds 70% of total population of the municipality। जिस नगर पालिका में SC, ST की संयुक्त जनसंख्या नगर पालिका की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक हो, वहां OBC की सीटें कितनी होगी? 1 होगी, 21 होगी, 10 होगी या 0 होगी? इसका जवाब है 0। कोई सीट रिजर्व नहीं रहेगी OBC के लिए। अब आओ, कौन सी धारा में यह प्रावधान किया गया है, उस धारा का नाम आप लोगों को बताना है जिसमें एसटी के लिए रिजर्वेशन, एसटी के लिए रिजर्वेशन, एससी के लिए रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, सबकी बातें की गई है। वह धारा कौन सी है जिसमें यह प्रावधान है, या कौन सी धारा का यह सवाल पूछा गया है? अब इसमें क्या होता है कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन रहता है वो रहता है उनकी जनसंख्या के आधार पे। जितनी ज्यादा एससी और एसटी की पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा सीटें उनके लिए रिजर्व होगी। जिस वार्ड में एसटी और एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे रिजर्वेशन कर दिया जाएगा उन सीटों का। एससी और एसटी की 21 में कर रखा है या 6 में कर रखा है, 10 में कर रखा है, 9 में कर रखा है, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो, रिजर्वेशन से रिलेटेड सेक्शंस बताए थे। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन रहता है उसका संविधान में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243 टी के अंदर। उसमें कहा गया है कि एससी एसटी की पॉपुलेशन जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन निर्धारित कर दिया जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ इलाके होते हैं जहां पे एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, कुछ में एससी की, तो जिसमें जिस वार्ड में जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उनके अनुसार रिजर्वेशन कर दिया जाएगा। फिर जो एससी और एसटी की महिलाएं रहेगी उनका 1/3 रिजर्वेशन रहेगा मिनिमम, नोट लेस देन 1/3, कम से कम 1/3 जो सीटें रहेगी जो रिजर्व है एससी एसटी के लिए, वो उनकी महिलाओं की, जो महिलाएं एससी और एसटी कैटेगरी के उनके लिए रिजर्व रहेगी।
फिर बात आई कि ये तो प्रावधान संविधान ने कर दिया, अब क्या ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा म्युनिसिपैलिटी में, उसका प्रावधान संविधान ने दे दिया राज्य सरकारों को कि राज्य सरकारें यहां पर, अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कानून बनाकर ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकता है। अब रिजर्वेशन कितना दिया जाएगा ओबीसी को, तो यहाँ पे ये एक प्रोविजन किया गया है कि एससी एसटी की कंबाइंड पॉपुलेशन मिला ली जाए और उनके लिए जो रिजर्व सीटें हैं उनको मिला लिया जाए, बाद में ओबीसी को सीटें रिजर्व कर दी जाए। इन सबको मिला के जो रिजर्व सीटें हैं उनकी संख्या 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उतना रिजर्वेशन ओबीसी के लिए किया जाएगा। मान लो अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन कितना रहेगा। एससी की जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी हम लोगों ने 30, एसटी की सीटें कर दी रिजर्व हम लोगों ने 10, तो इनकी टोटल सीटें रिजर्व हो गई 40। बाद में हम लोग इसमें मिलाएंगे, कितनी संख्या मिलाएं जिसके कारण जो 50% है उस एरिया को क्रॉस नहीं करें, तो ओबीसी को यहाँ पे सीटें मिलेगी केवल 10, तो ये 40 और 10 हो गए 50, तो इतनी सीटें रहेगी। मान लो एसटी के लिए रिजर्वेशन हम लोगों ने कर रखा है 25 सीटें रिजर्व कर रखी है, 25% सीटें एसटी के लिए, एसटी के लिए 25 कर रखी है, एससी के लिए 10 कर रखी है, टोटल हो गया 35, तो 50% का आंकड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ओबीसी के लिए कर देंगे हम लोग 15 सीटें रिजर्व, तो ये दोनों मिलके हो जाएगी कितनी 50 का आंकड़ा नहीं पार कर रहा, ऐसे ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है। दूसरी बात है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो किस परसेंट से ज्यादा नहीं होगा, तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है किसी भी हाल में 21% से ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। मान लो कोई सीट थी जहां पर एससी का जो रिजर्वेशन था वो 15% था, एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 10% था, टोटल रिजर्वेशन हुआ ये 25%, 25% रिजर्वेशन हो गया, 10% और 25% रिजर्वेशन हो गया। अब 50% के आंकड़े तक हमारे पास में 25 की संख्या है, लेकिन यहाँ पे ओबीसी को 25% रिजर्वेशन नहीं देंगे, ओबीसी को केवल देंगे यहाँ पे 21%। तो ओबीसी के लिए जो मैक्सिमम रिजर्वेशन हो सकता है किसी भी म्युनिसिपैलिटी में वो हो सकता है 21%, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर बात आई तीसरी कि अगर मान लो किसी इलाके में 70% तक जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं एसटी और एससी के लिए, मान लो कि 50% जो सीटें थी वो एससी के लिए रिजर्व, 20% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी हम लोगों ने एसटी के लिए, तो 70%। अगर 70% तक कोई सीटें रिजर्व होती है तो वहां पे एक सीट रिजर्व कर दी जाती है ओबीसी के लिए, तो 70% के आंकड़े तक रहेगा 1%। बाद में बात आई कि 70% से ज्यादा आबादी या 70% से ज्यादा जो सीटें हैं वो एससी या एसटी के लिए रिजर्व हैं, तो वहां पे ओबीसी को कितनी सीटें रिजर्व देंगे, तो इसका इससे ही इंप्लाइड होता है, धारा 6 में ही लिखा नहीं हुआ, इंप्लाइड है ये, यानी वहां से हम लोगों को इस कैलकुलेशन से पता लगाना है, तो ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, यानी उनकी संख्या होगी 0, तो आंसर है इसका 0। ओके, कंप्लीट हम लोगों ने धारा 6 का कर लिया है रिवीजन। तो इसका ये फायदा रहेगा, कंप्लीट हमारा जैसे टेस्ट देते जाएंगे, टेस्ट दे रहे हैं और हमारा 100% रिवीजन होता चलेगा, कोई भी कंफ्यूजन है वो सोल्व करते चलेंगे, और भी बहुत सारी नई नई चीजें ऐड होती जाएगी, जैसा कि अभी देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद में। क्वेश्चन नंबर 20 में एक नई चीज ऐड करेंगे, देखो सही युग्म है, मिलान कर देते हैं हम लोग कि मनोनीत सदस्यों से रिलेटेड प्रावधान है। नगर पालिक बोर्ड में 6 होते हैं, सही बात है, नगर परिषद में 8 होते हैं, नगर म्युनिसिपल नगर निगम में 12 होते हैं, उपरोक्त सभी सही है, यानी इसका आंसर है डी। अब का जो प्रावधान है 2021 में प्रावधान किया, ये जो सदस्यों की संख्या है ये आई 2021 में, 2021 से पहले कितने थे, तो हम लोग कह देंगे 4, 5 और 6। अब ये जो 6 है इनका सिस्टम रहेगा 5+1, इसका रहेगा 7+1, इसका रहेगा 11+1। अब ये एक कौन रहेगा, तो एक रहेगा व्यक्ति दिव्यांग, दिव्य धनंग, दिव्यांग व्यक्ति को हम लोग नॉमिनेट करेंगे म्युनिसिपैलिटी में, इस प्रकार से कैलकुलेशन बदल दी गई है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, म्युनिसिपैलिटी कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 ईयर, 5 वर्ष से पूर्व भी नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है, सही बात है, धारा 7 कहती है
कि म्युनिसिपैलिटी का जो टर्म है वो रहेगा 5 वर्ष, और 5 वर्ष पहले भी ये विघटित की जा सकती है। विघटित करने का अधिकार रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं राज्य सरकार के पास में अधिकार होता है। राज्य सरकार के पास में विघटन करने का अधिकार रहता है। विघटित कब करेगी? जब उसके सभी सदस्यों का जो चुनाव है रद्द कर दिया गया है, या 2/3 से ज्यादा जो सदस्य थे उनका चुनाव रद्द कर दिया गया है। तो ये बात दे रही है धारा 33 में। तो धारा 33 को साथ में पढ़ेंगे, और धारा 33 साथ में पढ़ेंगे तो धारा 322 भी साथ में पढ़ेंगे, कि जब राज्य सरकार के द्वारा किसी नगर पालिका को विघटित कर दिया जाता है समय पूर्व या विघटित कर दिया जाता है समय पर, तो वहां पर कौन प्रशासन संभालेगा? तो पर्सन ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और न्यू म्युनिसिपैलिटी। ओके, तो ये बातें हम लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। तो ये जो तरीका रहेगा ये मेरे को भी सही लगा, क्योंकि इस तरीके में हम लोग जो हमारा नगर पालिका अधिनियम है उसको 100% साथ में लेके चलेंगे। और देखो ये इस तरीका रहता है तो हमारा जो कंफ्यूजन है दूर होता जाता है, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि 40 आउट ऑफ 40 उसके चांस बढ़ते हैं बहुत ज्यादा। फिर तो देखो जितनी ज्यादा हमारी एक्यूरेसी रहेगी उस एक्यूरेसी के अनुसार हम लोगों को सही होने के चांसेस रहेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। पहली बात आ गई, यानी ये बात थी, पूछा गया गलत कथन, तो ये गलत कथन तो नहीं है, पहला गलत कथन नहीं है। दूसरी है न्यू म्युनिसिपैलिटी फॉर्म्ड आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। विघटन के बाद बनी नगर पालिका केवल शेष समय के लिए ही रहेगी। सही बात है एकदम। यहां पर ये जो नगर पालिका बनेगी ये बनेगी मिड टर्म इलेक्शन से, मध्यावधि चुनाव से। ये मध्यावधि चुनाव से बनेगी, और जो मध्यावधि चुनाव से कोई भी नगर पालिका बनती है उसका कार्यकाल वह रहता है जो पहले वाली का बचा हुआ कार्यकाल था। एक होते हैं जनरल इलेक्शन, एक होते हैं बाई इलेक्शन, एक होते हैं मध्यावधि इलेक्शन। जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं उन्हें कहा जाता है आम चुनाव, जिनका कार्यकाल रहेगा म्युनिसिपैलिटी का 5 वर्ष। बीच में मान लो पूरी की पूरी म्युनिसिपैलिटी को विघटित कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, जब चुनाव होंगे उसे कहा जाएगा मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव। और मध्यावधि चुनावों से जो नगर पालिका बनेगी उस नगर पालिका का जो कार्यकाल रहेगा वो बचा हुआ कार्यकाल रहेगा। अब बीच में मान लो एक आधा को, एक या दो सदस्य थे, उनका किसी कारण से आकस्मिक रिक्ति आ जाती है, कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, तो उनका जो पद भरा जाता है वो बाई इलेक्शन से भरा जाता है। तो ये बताओ आकस्मिक रिक्तियां कौन सी धारा के अंदर आती है? पोल करवाएं? चलो ठीक है, तो पहले बताओ कौन सी धारा के अंदर आकस्मिक रिक्तियां आती है, उस धारा का नाम आपको बताना है। यानी दूसरी बात भी यहाँ पे सही है, गलत नहीं है। फिर है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ म्युनिसिपैलिटी इज इन सेक्शन 7 ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009। नगर पालिका की पदावधि का वर्णन नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 में वर्णित है। सही बात है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैजुअल वैकेंसी आती है धारा 27 में। वेरी गुड, 27 के अंदर आती है वो आकस्मिक रिक्ति, और उसे भरा जाता है उपचुनाव से। फिर आओ 4, फर्स्ट मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द जनरल इलेक्शन। प्रथम बैठक सामान्य निर्वाचन के तुरंत पश्चात नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की हुई बैठक रहेगी। ये भी बात है, क्योंकि जो 5 साल गिनेंगे हम लोग, 5 साल गिने जाते हैं धारा 7 में, वो प्रथम बैठक से गिने जाते हैं। प्रथम बैठक वह होती है जो नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की तुरंत बैठक होती है इलेक्शन के बाद में। तो ये बात भी सही, तो यहाँ पे जवाब रहेगा डी। ओके, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 20। कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका के किसी वार्ड में किसी मकान का स्वामित्व रखता है तो वह उस वार्ड का निवासी समझा जाएगा। ए पर्सन हु ओन्स हाउस इन द वार्ड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी shall बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन ए वार्ड। तो यहां पे ये जो पहला पॉइंट है कि किसी व्यक्ति का अगर किसी नगर पालिका में मकान है तो उसको वहां का ऑर्डिनरी रेजिडेंट समझा जाएगा। तो समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा, इससे रिलेटेड जो प्रावधान किए गए हैं वह है धारा 13 में। धारा 13 में तो उसमें यह बात बताया गया है कि अगर हमारा कोई मकान है किसी नगर पालिका के अंदर तो इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि हम लोग वहां के निवासी हो गए। निवासी होने की अहर्ताएं अलग होती है, तो हम लोगों के मकान होने से हम लोग वहां के निवासी नहीं हो जाएंगे।
चलो ठीक है, निवासी हम लोग नहीं समझे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए कि मान लो हम लोग मकान रखते हैं शहर क्षेत्र के अंदर, हमारा नाम गांव की जो वोटिंग लिस्ट में है उसमें हो सकता है। मकान होने से हम लोगों का ये मतलब नहीं होगा कि हम लोग निवासी हो गए, मूल निवास होना चाहिए। बाद में इलेक्टोरल रोल में नाम तभी जोड़ा जाएगा जब हम लोगों का मूल निवास शहर का होगा। आगे देखो, धारा 14 के वास्ते, धारा 14 के वास्ते अहर्ता की तारीख उस वर्ष की जुलाई का पहला दिन होगा जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। धारा 14 के वास्ते अहर्ता की तारीख उस, हाँ धारा 14 के अंदर है ये, ठीक है ना, धारा 14 के अंदर आता है। धारा 14 के वास्ते अहर्ता की तारीख उस वर्ष की जुलाई का पहला दिन होगा जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। अब इसमें दे रखी थी अहर्ता की तारीख का मतलब होता क्वालिफाइंग डेट। ये होती है कि हम लोग 18 वर्ष के, जब हम लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं तब हमारा नाम जोड़ा जाता है म्युनिसिपैलिटी की, म्युनिसिपैलिटी किसी भी निर्वाचक नामावली में। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दूंगा। इसका आंसर रहेगा, गलत कथन कौन सा है? तो पहले वाला भी गलत था, जुलाई का नहीं होता, ये जुलाई का नहीं होता, केवल जुलाई नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी तारीखें रहती है। तो ये दोनों के दोनों कथन गलत हैं, तो इसका आंसर रहेगा सी, दोनों के दोनों कथन गलत है। अब आ जाओ, इससे रिलेटेड नया प्रोविजन वो आप लोगों को लिखना है। एक वर्ड जोड़ा गया है, अहर्ता की तारीख, अरहता की तारीख ना, 14 में नहीं लिख रखा, वो एग्जैक्ट बताओ पहले तो, ठीक है ना। हाँ धारा 14 में नहीं लिखा, वो 13 के अंदर ही है, ठीक है ना आपने। अब अहर्ता की तारीख देखो कि अहर्ता की तारीख कौन सी रहेगी हमारी, धारा 14 में नहीं दे रखा है वो, इसलिए गलत है ना। तो देखो अब अहर्ता की तारीख क्वालिफाइंग डेट, क्वालिफाइंग डेट। कई बार हम लोग क्या जो ऑप्शन होते हैं वो गलत पढ़ लेते हैं, ऑप्शन क्या जो भी है ना। तो यहाँ पे 1 जनवरी अहर्ता की तारीख, तारीख का मतलब है किसी भी निर्वाचक नामावली में हमारा नाम जोड़ना है। निर्वाचक चक नामावली में नाम जोड़ने हेतु, जोड़ने हेतु, टू एड द नेम इन द इलेक्टोरल रोल। हम लोग आज जो वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये वीडियो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर जो पेपर हुआ था 3 का, और ये पहला वीडियो सॉल्यूशन है। बाकी ये जो वीडियो सॉल्यूशन है वो हम लोगों को कल मिल जाएंगे, और सारे वीडियो सॉल्यूशन हम लोग लाइव रखेंगे, अपलोडेड रखेंगे, वो चलता रहेगा, जिस फॉर्म में रखना है कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो सॉल्यूशन हमारे लिए पहला वीडियो सॉल्यूशन है। ओके, अब देखो क्वालिफाइंग डेट, किसके लिए क्वालिफाइंग डेट की? निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने हेतु। अब क्या है कि कौन होगा वोटर? तो जवाब रहता है जिसकी उम्र हो गई 18 साल वो होगा वोटर। अब 18 साल का पता कैसे करेंगे हम लोग? तो 18 साल का पता करने के लिए पहले बात बोल रही थी कि 18 साल कौन सी तारीख से जोड़ा जाएगा, तो वो बात थी 1 जनवरी से 18 साल गिना जाएगा। 1 जनवरी से हम लोगों के 18 वर्ष होने की अहर्ता मानी जाएगी, 1 जनवरी से। तो क्वालिफाइंग डेट मानी गई थी 1 जनवरी। अभी हाल ही के अंदर किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग ने एक बदलाव किया है। उस बदलाव में उन्होंने कहा है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसकी धारा है 14B, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो धारा है 14B, उसमें बदलाव, उसमें दे रखा है क्वालिफाइंग डेट। इसके अलावा 1960 का एक अधिनियम है जिसमें इलेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टर्स जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, यानी कि मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन, इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, इन दोनों के अंदर निर्वाचन आयोग ने बदलाव किए हैं। बदलाव करके उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, और जो नोटिफिकेशन था वो सभी सीईओज को,
जितने भी राज्यों के अंदर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके पास में भेजा, सभी ईआरओ को भेजा और सभी असिस्टेंट ईआरओ को उन्होंने ये अपना जो नोटिफिकेशन था, बदलाव था, वो भेजा। अब बदलाव क्या किया गया है धारा 14B में। 14B पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की है जो धारा, उसका संबंध है क्वालिफाइंग डेट से, अर्हता की तारीख से। अब इसमें उन्होंने कहा कि जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी भी एकमात्र तरीका नहीं रहेगा आपकी 18 साल उम्र की गणना करने का। अब हम लोग आपको 4 तारीखें और देते, 3 तारीखें और देते हैं। तो आपकी जो उम्र की गणना होगी अब ईयरली नहीं होगी, उम्र की गणना अब क्वार्टरली भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में 1 जनवरी के अलावा 3 और ऑप्शन मिल गए हैं। वो 3 ऑप्शन हम लोगों को उसी प्रकार से मिले हैं जिस प्रकार से कोई भी टैक्स लागू किया जाता है उसके लिए जो तारीखें हम लोगों ने याद की थी। तो पहले तो ये बताओ, कोई भी टैक्स लागू किया जाता है किसी भी म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, तो उस टैक्स को लागू करने के लिए कौन कौन सी तारीखें यूज में ली जाती है और कौन से सेक्शन में उसका प्रावधान था। वो तारीखें थी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। यानी अब हमारी जो अर्हता की तारीखें रहेगी वो 4 रहेगी। 1 जनवरी को अगर हम 18 साल के हो रहे हैं तो हमारा नाम जोड़ दिया जाएगा। 1 अप्रैल को 18 साल के हो रहे हैं तो नाम जोड़ दिया जाएगा। पहले क्या होता था, मान लो मैं 17 साल का हो रहा हूं फरवरी के अंदर, तो मेरा नाम ही नहीं जुड़ता था, क्योंकि 1 जनवरी को 18 साल का होना, 18 साल का फरवरी में हो रहा हूं तो 1 जनवरी को नहीं था, नाम नहीं जोड़ा। अब मेरे पास में मौका है, 1 अप्रैल को नाम जुड़ जाएगा मेरा। मई में 18 साल का हो रहा हूं तो 1 जुलाई को मेरा नाम जुड़ जाएगा। सितंबर में 18 साल का हो रहा हूं तो मेरा नाम जुड़ जाएगा अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को। धारा 101 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये जो धाराएं, ये जो तारीखें हैं, इनको माना गया है अहर्ता की तारीखें। और एसआई टैक्सेशन से रिलेटेड था धारा 109 में। कोई भी टैक्स लागू किया जाता है वो भी इन्हीं तारीखों को लागू किया जाता है। तो ये बदलाव लागू हुआ था, इसकी तारीख भी लिख लो, 1 अगस्त, 1 अगस्त 2022 से ये प्रभावी है। 1 अगस्त 2022 से ये प्रभावी है। ये जो नोटिफिकेशन है ये भेजा गया था सीईओज को, ईआरओज को, असिस्टेंट ईआरओज को, जितने भी राज्यों के हैं। तो अब हमारी चाहे एमपी की निर्वाचक नामावली हो, एमएलए के चुनावों की निर्वाचक नामावली हो, या हमारी पंचायती राज चुनावों से निर्वाचक नामावली हो, या म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड निर्वाचक नामावली हो, हमारी जो ऐड करने की तारीख है कि हम लोगों की जो उम्र, हम लोग 18 साल के हो रहे हैं, वो तारीख कि हम लोग अब मतदाता सूची में वयस्क हो गए हैं, तो हमारी जोड़ने की तारीखें ये 4 कर दी गई है, याद रखना। तो 1 अगस्त 2022 से ये प्रभावी हो गया है। और कौन से क्वालिफाइंग डेट कौन सी होती है, वो कौन से सेक्शन में लिख रखा है, जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 14B में लिख रखा है। ये भी हम लोगों को, ये पॉइंट पॉलिटी में काम का है हमारे, और ये पॉइंट हमारे नगर पालिका अधिनियम में है। तो पॉलिटी और नगर पालिका अधिनियम से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं उससे हम लोग लगातार अपडेट होते जाएंगे। ओके, चलो ये था हमारा आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। कंप्लीट हो गया होगा तो मेरे हिसाब से यही याद होते जाएंगे। ओके, बाकी हम लोग जो नेक्स्ट टेस्ट हैं बाकी का डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, सिंपली। तो चलो मिलते हैं हम लोग आज की क्लास के लिए, धन्यवाद। ओके बाय।